हमारे साथ इस समय निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक अनीस बज़्मी साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ मशहूर फिल्म निर्माता अभिषेक शर्मा मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इफ्फी का ये मंच कितना प्रतिष्ठित मंच है और यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो जब जब मैं आया हूँ इफ्फी इतना अच्छा लगता है। अब तो ऐसा लगता है जैसे घर में ही आ रहे हैं। और हर बार जो है मैं ये चौंकता था देख कर कि यार किस पैमाने पे ये लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, कितना ग्रैंड जो है, कितना। लेकिन इस बार तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं एकदम चौंक गया हूं। और जो जिस लेवल पे इन्होंने किया है और जितना अच्छा अरेंजमेंट किया है वो मतलब तारीफ के लायक है। और मुझे लगता है कि रविंद्र जी और उनकी पूरी टीम इफ्फी लेकिन देखिए, मुझे तो पसंद लगता है कि इतनी तैयारी करने में शायद पता नहीं कितने वक्त से ये लोग सो ही नहीं होंगे, बट इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जितना मिलना है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई परेशान है। और हर जगह जिस लेवल पे इन्होंने किया है, मुझे लगता है ये बहुत जबरदस्त है और इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म दूसरा हो नहीं सकता। बिल्कुल, जब इन कन्वर्सेशन या इस तरह के जो मास्टर क्लासेस होती हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और इससे जो यंगस्टर जो इस प्लेटफॉर्म पर आता है उसे क्या कुछ हासिल होता है? सिर्फ यंगस्टर्स को ही नहीं, हमको भी बहुत कुछ हासिल होता है। जैसे अनीस भाई से मिलने का मौका मिला। हम पहले भी एक पैनल में थे, लेकिन इफ़ी अपने आप में एक ऐसा मंच है जहाँ की आप आपस में बात करते हुए एक मंथन के ज़रिए काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। एंड अगेन मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ रविंद्र जी और उनकी पूरी टीम का और इफ़ी का कि हमको ये मौका मिला। एक तरह से ये सेलिब्रेशन है सिनेमा का। अपने राम सेतु हो या फिर तेरे बिन लादेन, कई बड़ी और शानदार फिल्में दर्शकों को दी हैं। और तेरे बिन लादेन तो मैंने देखी, जब देखती हूँ तो बस बता नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास, कम पड़ जाते हैं। ऐसी सराहना जब आपको मिलती है तो फिर कैसा लगता है? नहीं, हम तो फिल्में बनाते ही इसीलिए हैं कि लोग देखें और उनको अच्छी लगे फिल्में। और जैसा कि मैंने बोला, इफ़ी में भी यही आइडिया है कि हम आए, हमको एक रिफ्लेक्शन मिलता है, क्योंकि लोग सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते, वो हमसे बातें करते भी हैं हमारे काम के बारे में। जैसे भी आप बता रही हैं, हम ढेरों फिल्में बनाई हैं अनीस भाई ने, मैंने भी कुछ फिल्में बनाई हैं। तो लोग उसके बारे में बहुत खुल के, एक पीपल टू पीपल, एक पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होता है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग फिल्में बनाते हैं और अपने एक दायरे में होते हैं, सिर्फ कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं यूट्यूब वगैरह पे। लेकिन यहाँ आप लोगों से आपका तारुफ होता है, लोग आपको बताते हैं डायरेक्टली चीज़ें, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और दोनों लिहाज से, मतलब कभी कभी कुछ लोग अगर कोई कुछ खामियां भी रह गई हमारे काम में और बताते हैं, तो वो भी हमारे लिए सीखने का पहलू होता है। सर, आपकी फिल्मों की बात की जाए तो नो एंट्री से लेकर भूल भुलैया 2 तक आपने इतनी सारी फिल्में दी हैं। अगर हम कहीं ना कहीं देखें, हर फिल्म में कहीं ना कहीं कॉमेडी का तड़का होता है, तो क्या ये आपकी यूएसपी है? नहीं, यूएसपी नहीं, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरा पर्सनल ये मानना है कि आज दुनिया में जो है वो अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो प्यार की जरूरत है, हंसने की जरूरत है, नफरतों की जगह नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि आज के दौर में मैं ये देखता हूं कि लोग जो है अपने काम में, अपनी मुसीबतों में, अपनी परेशानियों में, अपनी दिक्कतों में इतनी उलझे हुए हैं कि अक्सर मैं सोचता हूं लोगों को देख कर कि यार शायद कहीं हंसना भूल तो नहीं गए हैं। और मुझे लगता है ये अगर आप किसी को 2-2.5 घंटा अपनी फिक्रों से दूर ले जाकर अगर हंसा सकते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है। एक तरह से मुझे लगता है कि ये पुण्य का काम है, क्योंकि लोगों को अगर हंसाते हैं। और उसके अलावा मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो इस तरह की कॉमेडी फिल्में होती है उनकी एक शेल्फ लाइफ बहुत होती है, इसलिए कि हंसना इंसान बार बार चाहता है, रोना बार बार नहीं चाहता, और डरना भी बहुत बार बार नहीं चाहता। वो देख लेता है, उसे कहीं ना कहीं सस्पेंस ये वो पता लग जाता है। बट अगर एक जोक आपको पता है तो भी आप जब देख रहे हैं दोबारा, तो आप बाजू वाले को बोलते देखो अब ये होगा, अब ये होगा। एंड मुझे लगता है कॉमेडी लिखना बहुत मुश्किल काम है और बहुत ही टफेस्ट, जो आज भी मैंने करीबन 50-55 फिल्में लिखी हैं, 55 फिल्म्स और 20-22-18 फिल्में बनाई हैं। आज भी अगर मुझे जब फिल्म लिखना होता है तो मुझे जो सबसे मुश्किल काम जो लगता है वो लगता है फिल्म लिखना, क्योंकि एक बहुत आइसोलेशन का काम होता है। आप अकेले बैठे हैं और जो वो एक कोरा पेपर होता है, पेज, वो किसी मंजुलिका से कम नहीं होता। वो बहुत डराता है, वो बहुत डराता है। मैं सिर्फ आत्माओं से बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती। ये तो हमारे से भी ज्यादा हरामी है। घंटा अंतर्यामी है।
ये हमसे भी बड़ा हरामी है। भूल भुलैया की बात करें तो भूल भुलैया 1 में आपके साथ अक्षय कुमार थे और 2 में आपके साथ कार्तिक आर्यन थे। तो कितना मुश्किल होता है सीक्वल बनाना और सीक्वल एक डिफरेंट स्टार के साथ? पहली फिल्म जो है हमारे एक सीनियर डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रियदर्शन जी, उन्होंने बनाई थी और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई थी। अक्षय जी थे, अक्षय जी हमारे सबके बड़े चहीते एक्टर हैं बिकॉज एक वो एक्टर ऐसे हैं जो गुड लुकिंग एक्टर हैं, कॉमेडी भी करते हैं, इमोशन भी करते हैं, वो फाइट भी करते हैं, उनसे जो चाहें आप करवा लें। उन्होंने बड़ा प्यारा काम किया था उस फिल्म में। और हमारी जो विद्या बालन थी, शी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो जब ये जिम्मेदारी मुझे दी गई तो इनिशियली आई वाज वेरी स्केर्ड कि यार इतनी अच्छी फिल्म बनी है, अब मैं और आगे क्या बना पाऊंगा। तो मैंने कुछ 2-4 जो डिसीजन है बहुत ही इनिशियली लेवल पे लिए थे कि मैं सस्पेंस थ्रिलर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पहली फिल्म जो है सस्पेंस थ्रिलर थी तो मुझे उसके ऊपर जाने में बहुत तकलीफ होती। तो मैंने इसे गोस्ट स्टोरी बनाई और फिल्म जो है लोगों को बहुत पसंद आई। मुझे पर्सनली एक खुशी इस बात की है कि मैंने एक थॉट सोचा था फिल्म बनाने के वक्त कि ये फिल्म एक ऐसी हॉरर फिल्म बनाना चाहता हूं जो फैमिली के साथ देखें लोग और बच्चे बहुत एंजॉय करें। तो क्या भूल भुलैया 3 देखने का बिल्कुल हम इंतजार करें? ये प्लान चल रहा है एंड एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दैट फिल्म एंड हमने अभी उस पे स्क्रिप्ट पे काम भी करना शुरू कर दिया है। अभिषेक जी, आपके अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करें तो अब हमें दर्शकों को कौन सी फिल्म देखने को मिल सकती है? अभी इट्स टू सून ये बताना, लेकिन महावीर जी के साथ एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। एक इनिशिएटिव भी है न्यू कमर्स, जिसमें अनीस भाई भी शामिल है, मैं भी पैनल में। तो हम उस पर भी सोच रहे हैं, उस पर भी गौर करें कैसे नए लोगों को मौका दिया जाए, नए अभिनेताओं को, नए लेखकों को, नए निर्देशकों को भी मौका दिया जाए। तो ये सारी चीज़ों में भी हम हैं और आई थिंक ये इफ़ी का मंच, जैसा कि अभी हमने बोला, ये सारे इनिशिएटिव्स के लिए भी एक बहुत बढ़िया मंच है। बहुत बढ़िया मंच है। अगर हम सिनेमा की बात करें तो बदलता दौर है, बदलता सिनेमा है और ऐसे में आप लोगों के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है, बड़े पर्दे पर लोग देखने के लिए बहुत कम जा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं दर्शकों को अपनी तरफ खींचने के लिए? ये जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये समय मंथन का है, क्योंकि सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ही नहीं, आई थिंक ओवरऑल ऑडियंस क्या देखना चाहती है इस पे अभी पोस्ट कोविड जिसे हम बोलते हैं उसमें एक तरह से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि काफी सरप्राइजेस हमारे सामने आ रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कुछ फिल्में जिनसे उम्मीद नहीं हमें थी वो बहुत अच्छा कमाल बॉक्स ऑफिस कर रही हैं, और कुछ फिल्में जिनसे हमें काफी उम्मीद थी वो बात नहीं आ रही है। तो इस समय ये जो चेंजिंग डायनामिक्स हैं और ऑडियंस क्या देखना चाहती है, उनका टेस्ट क्या है, इस पे सबसे ज्यादा मंथन करने की आवश्यकता है। और इसीलिए ये जो समूह है, ये जो मंच है इफ़ी का, वो इस लिहाज से भी बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी हम उसी दौर में है। आई थिंक ये एक बहुत निर्णायक दौर है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। मुझे लगता है पर्सनली कि ऑडियंस जो है वो बहुत मैच्योर्ड हो गई है और आज से 10, 15, 20, 25 साल पहले जब मैं फिल्में लिखता था तो एक जो इनोसेंस था पब्लिक का और ऑडियंस का, अब वो इतनी इनोसेंट नहीं रही है बिकॉज उन्होंने वर्ल्ड सिनेमा देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का दूरदर्शन से बात करने के लिए।